तो इंदिरा गांधी टॉपिक है और टॉपिक में हम करने वाले कौन सा अमेंडमेंट करेंगे आज? 26th ऑफ अमेंडमेंट। तो 26th अमेंडमेंट, ये जितने भी अमेंडमेंट हो रहे हैं ये सभी अमेंडमेंट 1970 और 71 और 72, यानी 1971 और 72 का है। अमेंडमेंट की अगर बात करें हम तो देखो जैसे कि 1971 है तो 1971 की बात करें तो 71 में अमेंड हुआ और 72 में कमेंट्स हुआ। अमेंडमेंट होता है फिर उसके बाद कमेंट्स होती है वो चीज़। तो 26th अमेंडमेंट किस चीज़ का था? पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ 1971 से लेके और 72। 26th अमेंडमेंट करवाया गया प्रीवी पर्स को लेके। और प्रीवी पर्स तुम सबको पता होगा क्या था प्रीवी पर्स? प्रीवी पर्स का मतलब ये है जितने भी रजवाड़े हैं जो कि प्रिंसली स्टेट्स वगैरह है उनकी सारी ज़मीन जो है अब वो उनकी नहीं रहेगी, वो सारी किसकी हो जाएगी? गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो जितने भी इस जो और जो उनकी ठाट बाट थी जैसे कि तोपों की सलामी देना वो चलेंगे तो उसके लिए उनकी एक एम्बेसडर अलग से गाड़ी आएगी। और उनको जो भी चीज़ दी जाती स्पेशल उन्हें क्या दिया जाता था? एक टाइटल समझ तो अलग अलग उन्हें टाइटल देते थे, जैसे वहाँ के राजा, यहाँ के राजा, बैंड बारात के साथ उन्हें लेके जाते थे। ये जितनी भी उनकी ठाट बाट थी सारी ठाट बाट खत्म कर दी। इसी को कहा जाता है क्या? प्रीवी पर्स को 26th ऑफ अमेंडमेंट से इंदिरा गांधी ने हटा दिया। और कौन सा आर्टिकल था जिसके थ्रू उन्हें ठाट बाट की वो करते थे? आर्टिकल नंबर 291। इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे करना, कोई इतना डीप में नहीं जाएगा, पर अगर शौक है तो उतार लो। और इसके साथ साथ एक और आर्टिकल अगर हम लिखे तो आर्टिकल नंबर 364। ये दोनों आर्टिकल इंदिरा गांधी ने हटा दिया। आगे समझ, प्रीवी पर्स का मतलब जो भी उनके ठाट बाट थे, जो भी रजवाड़े थे यानी प्रिंसली स्टेट वाले, वो सारा कुछ इसके थ्रू हट गया। इसके बाद आता है नेक्स्ट अमेंडमेंट 27th अमेंडमेंट। ये थोड़ा सा वैसा है, इसे ध्यान से समझना। कर दूं इसे? हाँ, सब 71 72 का चलेगा। 73 में टाइम बदलेगा, दौर बदलेगा, पूरा माहौल बदल जाएगा और हर एक साल को हमें डीप से पढ़ना है। इसके बाद तो तुम बुक को देखोगे सब कुछ समझ आ जाएगा तुम्हें। माय गॉड, माइक सेट कर लूँ मैं, ठीक है अब सही है। नेक्स्ट है हमारे पास 27th अमेंडमेंट। हंस क्यों रहे हो तुम? ठीक है। 27th अमेंडमेंट की अगर हम बात करें तो फाइनली देखो, इंडिया अगर हम पूरा देखें तो इंडिया के लिए जम्मू एंड कश्मीर के लिए एक अलग आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 370, जिसके लिए उसे स्पेशल दर्जा दिया गया है। और इंडिया को अगर चारों पार्ट को थ्रू अगर हम समझे, उसे चारों डायरेक्शन से देखें तो नॉर्थ ईस्ट हमेशा कहीं ना कहीं कमज़ोर लगता है। अभी कितने बच्चों से पूछ लो, अगर वो 7 स्टेट्स जिसे कहते हैं या 7 सिस्टर्स जिसे कहते हैं, एक तरह से प्रॉपर ऑर्डर में भी अरेंज करना हो तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को हमेशा से कम वैल्यू मिली है। और उस समय मैंने बताया था जब इंदिरा गांधी ये सब इतनी एक्टिव थी 1970 में, और जितनी वो एक्टिव थी उस समय जम्मू कश्मीर का केस तो बिल्कुल अलग था। और उसके बाद अगर हम देखें जो मेन एरिया है यानी यूपी वाली साइड वाला, वो भी सही चल रहा था, ठीक ठाक था। साउथ इंडिया भी सही। जो मेन पार्ट था वो नॉर्थ ईस्ट को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन थी कि कौन स्टेट है कौन सा स्टेट नहीं है, ये किसी को नहीं पता था क्या होगा क्या नहीं होगा। और अगर तुम्हें इलेक्शन को जीतना है और वापस से अगर तुम्हें आना हो और बहुमत लेनी हो तो इसका मतलब तुम्हें हर जगह से जीतना पड़ेगा। और नॉर्थ ईस्ट के वोट को कैसे हटा सकते हैं? वो भी अच्छा वोट बैंक है। और इंदिरा गांधी को इस चीज़ के ऊपर काम करना था कि मुझे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को भी खुश करना है और वहाँ पे बिल्कुल सही सेट करना है बिल्कुल मामला। इसके लिए इंदिरा गांधी 27th अमेंडमेंट करवाती है, वोट बैंक बढ़ाने के लिए, ऐसा मानते हैं कुछ लोग। और 27th अमेंडमेंट करवाने के बाद वो एक NERA, नीरा एक्ट जिसे हम कहते हैं, और 1971 का पास करवाती है। अमेंडमेंट है ये, और अब तो अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट के थ्रू एक्ट निकाला, यानी नॉर्थ ईस्टर्न रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ये हटा दो, नॉर्थ ईस्टर्न रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, यानी समझ आ गया होगा। तुमने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी पढ़ा था, जिस तरह से पूरे इंडिया को डिज़ाइन दिया गया है, ऐसे नॉर्थ ईस्ट साइड को भी पूरा डिज़ाइन दिया गया और इस एक्ट को कहने लगे नॉर्थ ईस्टर्न रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। नॉर्थ ईस्ट को दोबारा से रीऑर्गेनाइज करना था, बिल्कुल सेट।
नॉर्थ ईस्ट की तरफ अगर हम जाते हैं उस समय असम था, और असम एक बहुत बड़ा एरिया था, और असम के अंदर क्या क्या था, मणिपुर और त्रिपुरा। मणिपुर और त्रिपुरा ठीक असम के अंदर थे, मणिपुर और त्रिपुरा, इन दोनों को उस समय पे यूनियन टेरिटरीज कहा जाता था, और ये थे असम के अंदर। और तो असम की वैल्यू ज़्यादा होगी, असम एक स्टेट था बहुत बड़ा, उसी के अंदर मणिपुर है और उसी के अंदर क्या है, त्रिपुरा है। मेघालय स्टेट विद इन स्टेट था, एक स्टेट के अंदर एक और स्टेट, तो स्टेट विद इन स्टेट लिख लूँ मैं मेघालय को, तो स्टेट विद इन स्टेट मेघालय, यानी एक स्टेट के अंदर एक और स्टेट, वो दिख ही रहा होगा असम के अंदर ही था ये कहीं ना कहीं, और सबको पता ही नहीं चल रहा था, जैसे कि एक प्रॉपर स्टेट है, सब अलग अलग स्टेट बन रहे थे, इनके अंदर भी इच्छा थी कि हमें भी एक प्रॉपर स्टेट की तरह ऑर्डर से सेट किया जाए, और अगर इंदिरा गांधी थोड़ा सा वहाँ ध्यान दे देगी तो सही हो जाएगा मामला बिल्कुल सेट। और इसी को लेके NERA को पास करवाया गया, नॉर्थ ईस्टर्न रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971, यूनियन टेरिटरीज। और कहीं ना कहीं नागालैंड ने भी अच्छा खासा मुंह बना रखा था कि हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, और इसको सेट कर दिया था इंदिरा गांधी ने। वैसे उस टाइम पे इंदिरा गांधी से पहले ही वैसे सेट हो गया था। कब हुआ था नागालैंड फॉर्म, कब हुआ था, 1970 1970 में हुआ था ना, नहीं 1960, सॉरी 1962 नागालैंड ने तो अपना फॉर्म ले लिया था, ठीक है। नागालैंड के बाद ही हरियाणा और 1966, हाँ तो 1962 नागालैंड भी कहीं ना कहीं ठीक ठाक था बिल्कुल। नागालैंड का तो 66 हरियाणा में, 1 नवंबर 1966 हरियाणा एंड पंजाब। 1962 में, वो भूल गए हो तुम बच्चे, कोई नहीं, 1962 में नागालैंड ठीक ठाक बन गया था और डिज़ाइन में आ गया था। अरे वही बात होगी, अमेंडमेंट अलग होता है बच्चों, कमेंट्स अलग होता है। 62 में वो हो गया। 1962 में नागालैंड का केस तो पहली बारी ध्यान गया था 1962 में नागालैंड की तरफ, जिसे स्टेट बना के अच्छी तरह से सेट कर दिया, पर बाकी के अंदर भी उमंगे जागी कि हमारा क्या होगा। इस समय एक और हुआ करता था जिसे कहते थे नेफा, नॉर्थ ईस्टर्न, ठीक है, फ्रंटियर एजेंसी। फ्रंटियर का मतलब पता होगा, गार्ड करना, यानी किसी एरिया को अगर मुझे फौजियों के द्वारा यानी ऐसे अगर गार्ड करना हो तो उसे मैं फ्रंटियर कहूँगा। तो नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी इस तरह से था इसका नाम। और ये भी एक अच्छा खासा, इसका भी कुछ वो नहीं था कि एक स्टेट का है कि नहीं है, ये भी इसका पूरा डिसाइड नहीं था। जैसे आज हम किस नाम से जानते हैं, अरुणाचल। एक मिनट रुकना, ठीक है। तो नेफा, NEFA यानी नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, यानी इसी को बाद में क्या कहते थे, अरुणाचल। अभी हम इसे अरुणाचल के नाम से जानते हैं। तो देखो कितना ज़्यादा वो हो रखा है कि यूनियन टेरिटरीज दिख रही है कुछ, और कुछ अलग अलग, जैसे कि अरुणाचल हो गया, एक मिज़ोरम भी। मिज़ोरम भी कहीं ना कहीं ऐसे ही घूम रहा था जिसका कोई वो नहीं था वजूद। ये सब असम के अंदर थे, सब के सब असम के अंदर, हाँ तकरीबन इतने सारे असम के अंदर। और एक जो अरुणाचल है ये स्टेट था उस समय, अरुणाचल स्टेट था और असम, ये दोनों स्टेट थे। और बाकी अगर नॉर्थ ईस्टर्न की बात की जाए तो देखो कितने ज़्यादा कल्चर अलग है, सबके कल्चर अलग अलग है, किस तरह से फॉर्म करोगे सबको। और एक अगर किसी को तुमने लैंग्वेज के बेस पे अगर बिल्कुल सही सेट कर दिया या कल्चर के बेस पे, तुम्हारे वोट वहीं हो जाएंगे, अपने आप वोट सही सेट हो जाएगा। जैसे कि पाकिस्तान के केस में क्या हो गया था कि उर्दू लैंग्वेज बांग्लादेश यानी बंगालियों के ऊपर उर्दू थोप दिया उन्होंने, हारेंगे ही वो। अब उर्दू लैंग्वेज थोड़ी बोलेंगे, जैसे कि जिन्ना ने क्या कहा कि उर्दू लैंग्वेज बोलेंगे, कहाँ वाले, बांग्लादेश वाले यानी ईस्ट पाकिस्तान वाले, तो वो अब कैसे बोलेंगे। तो इसीलिए उन्होंने सबसे ज़्यादा वोट किया है कि उर्दू लैंग्वेज एक बांग्लादेश वाले यानी किस तरह से वो उर्दू को बोलेंगे जो बांग्ला बोलते हैं। और वो भी अच्छा खासा बेवकूफ़ था, ऐसे ही कुछ भी मतलब उर्दू पर बोलो, जबकि उर्दू का कोई लेना देना नहीं है, ना आज के पाकिस्तान से ना उस समय के उस वाले पाकिस्तान से, कुछ लेना देना नहीं है, पर ज़बरदस्ती करवा दी। ऐसे यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े रिसर्चर गए थे नॉर्थ ईस्ट की साइड, उन्होंने जब देखा कि अलग अलग कल्चर है, अलग अलग वो, अगर इसको क्राफ्ट कर दिया जाए तो एक अच्छी तरह से वोट फॉर्म हो जाएगा।
नॉर्थ ईस्टर्न रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को फॉर्म किया गया और इस एक्ट के थ्रू सबको अरेंज करना था। तो इंदिरा गांधी ने सबसे पहले क्या करा, देखो नागालैंड का केस 1962 का सेट हो गया। उसके बाद असम तो था ही एक स्टेट, ये तो है ही। मणिपुर और त्रिपुरा, इन दोनों को भी स्टेट का दर्जा दिलवा दिया। तो दोनों खुश बहुत अच्छी तरह से। इंदिरा गांधी ने 1971 नॉर्थ ईस्टर्न रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू मणिपुर और त्रिपुरा, इन दोनों को भी स्टेट बना दिया। तो बहुत खुश हो गए कि अरे हमें भी स्टेट का दर्जा मिला, अब हम भी स्टेट है। ठीक है, एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है स्टेट बनने के बाद। और साथ ही साथ मेघालय जो कि स्टेट विद इन स्टेट था, इसे भी एक अलग से स्टेट बना दिया। तो मेघालय भी स्टेट बन गया। भाई 3 स्टेट बन चुके हैं अच्छी तरह से और तीनों को बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। तो यानी मणिपुर स्टेट, त्रिपुरा स्टेट, असम स्टेट, मेघालय स्टेट एंड तो इतने स्टेट्स फॉर्म हो चुके थे। यानी मेघालय भी, असम भी, मणिपुर भी, त्रिपुरा भी, ये सारे स्टेट्स बन गए। और कुछ को जिसको इंदिरा गांधी नहीं करवा गई, क्योंकि स्टेट को फॉर्म करना इतना आसान नहीं होता। आर्टिकल नंबर 1 से लेके आर्टिकल नंबर 4 और पार्ट 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी पार्ट 1 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का और आर्टिकल नंबर 1 से लेके आर्टिकल नंबर 4 तक है, वो सारे आर्टिकल्स लगाए जाते हैं, फिर एक तरह से स्टेट को फॉर्म किया जाता है। तो फाइनली इस तरह से पूरे स्टेट को फॉर्म करना शुरू करा। अरुणाचल, देखो इंदिरा गांधी के पास इतना वो नहीं था कि अरुणाचल के लिए भी करे। मैंने पहले ही बताया था आर्टिकल नंबर 1 से लेकर आर्टिकल नंबर 4 बहुत ही ज़्यादा वो होता है, अमेंडमेंट करवाना पड़ता है, पास करवाना पड़ता है लोकसभा से, फिर राज्यसभा से, बहुत हेर फेर का काम है। तो इसको सेट करने के लिए जो इंदिरा गांधी से नहीं हो पाया, उसे इंदिरा गांधी ने फाइनली, जैसे कि एक मिजोरम का केस है और एक नेफा, मिजोरम और अरुणाचल जो है ये उस समय यूनियन टेरिटरी बना दिया था इंदिरा गांधी ने। बाकी सब क्या बन चुके हैं, स्टेट। कौन कौन से स्टेट बन के रेड से कर दूं? असम एक स्टेट, एक मणिपुर भी स्टेट, त्रिपुरा भी स्टेट, मेघालय भी स्टेट। और मिजोरम और इंदिरा गांधी ने इन दोनों को समय हालात सही नहीं थे, मैंने कई बार बताया कि इतना नहीं था, बैकग्राउंड में और भी बहुत कुछ चल रहा था, जैसे कि बांग्लादेश को लिबरेट, यानी बांग्लादेश को लिबरेशन जो भी चल रहा था उनका पूरा, कि एक इंडिपेंडेंस दिलवाना था बांग्लादेश को भी। तो ये सारा कुछ उस समय पे हो रहा था। और साथ ही साथ इन दोनों को जो 2 रह गए, इंदिरा गांधी ने इन्हें क्या बना दिया था उस समय, यूनियन टेरिटरी, यानी मिजोरम यूनियन टेरिटरी और नेफा जिसे हम अरुणाचल कहते हैं, ये भी यूनियन टेरिटरी। बाकी सब खुश हो गए थे। और फिर क्या हुआ, ऐसा नहीं है कि ये भी स्टेट बने कि नहीं बने स्टेट, इनको भी स्टेट बनाया गया था। साथ ही साथ एक स्टेट को एक स्टेट नहीं कह सकते, एक कंट्री, वो कंट्री भी नहीं है एक तरह से, सिक्किम, यानी सिक्किम को भी जोड़ा इंडिया के साथ किसने, इंदिरा गांधी ने। तो ये सबसे बड़ी बात है। वैसे तो चाइना बिल्कुल नहीं मान रहा था, चाइना ने पूरी जिद लगा रखी थी कि ये तो हमारा है, और उसके बाद उस कल्चर को संभालने के लिए और सब कुछ को देखने के लिए, यानी कल्चर पूरे उसको, क्योंकि अरुणाचल का अगर हम देखें तो वहाँ का जो कल्चर है वो ज़्यादातर चाइना वाली साइड है। तो चाइना से और सिक्किम, सॉरी अरुणाचल बोल दिया मैंने, सिक्किम का जो पूरा वो है, अगर कल्चर वगैरह वो सब देखें तो वो ज़्यादातर किस तरफ का लग रहा है, यानी चाइना वाली साइड का। और इसके ऊपर भी कंट्रोल लेना था। और सिक्किम के जो सिक्किम है, इसमें इंडिया का उस समय 2-3 चीज़ एक्टिव थी, जैसे कि ये प्रोटेक्टोरेट था इंडिया का। प्रोटेक्टोरेट का मतलब क्या है, इंडिया के अंदर रहेगा पर इंडिया का हिस्सा नहीं माना जाएगा, यानी इंडिया ने एक प्रोटेक्शन दे रखा था। और 1974 में बहुत अच्छी एक सूझबूझ से इंदिरा गांधी ने सिक्किम को भी इंडिया का एक पार्ट बना दिया। तो 1974 में सिक्किम भी जुड़ गया। तो 1974 सिक्किम। अब राजीव गांधी, जिस समय राजीव गांधी का टाइम पीरियड आया, तो राजीव गांधी ने बाकी जिन दोनों को, जो 2 रह गए थे, उन्हें भी स्टेट बना दिया। वो कौन से थे 2? बिल्कुल सही, 2 कौन से रह गए, यानी एक मिजोरम और एक अरुणाचल, यानी नेफा। इन दोनों को यूनियन टेरिटरी से स्टेट में कन्वर्ट कर दिया राजीव गांधी ने 1986। ये है पूरा नॉर्थ ईस्टर्न रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके थ्रू असम पहली बारी रियल फॉर्म में आया। मणिपुर, त्रिपुरा जो कि यूनियन टेरिटरी से किस में बदल गए, स्टेट में। और अरुणाचल जिसे नेफा कहते थे, उसको भी एक तरह से यूनियन टेरिटरी का रूप दिया गया, बाद में उस स्टेट में फिर कन्वर्ट हो गया। मेघालय स्टेट विद इन अ स्टेट, ये भी एक स्टेट के फॉर्म में आ गया। उसके बाद मिजोरम यूनियन टेरिटरी। मेन सबसे बड़ा काम क्या है, सिक्किम।
1974 में सिक्किम को भी इंक्लूड कर लिया गया। तो ये था हमारे पास कौन सा अमेंडमेंट, 27th अमेंडमेंट। इसके बाद आगे चलेंगे 28th अमेंडमेंट में। यहाँ तक आगे समझ। ट्वेंटी एट्थ अमेंडमेंट जब हम पढ़ने के लिए निकलते हैं इसे, तो सबसे एक यूनिक है ये, और इंदिरा गांधी ऊपर लिख देता हूँ 28th अमेंडमेंट, यानी 28th अमेंडमेंट। और 28th अमेंडमेंट में जो मेन है वो किसका काम है, ये अमेंडमेंट करवाया गया था आईएएस के लिए, जिसकी तैयारी काफ़ी यहाँ कर रहे होंगे जितने बच्चे हैं, काफ़ी के मन में सपना आएगा आईएएस बनेंगे। तो इससे पहले आईसीएस था, ये आईसीएस था। पहले आईएएस की वैल्यू बहुत ऊपर हुआ करती थी, इतनी ऊपर के पूछो मत। और पहले इसे आईएएस नहीं कहते थे, क्या कहते थे, आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज। मतलब ये लेवल का मतलब क्या है, अभी का अगर तुम आईएएस को देखो और पुराने ज़माने का आईसीएस लेके आओ, पुराने ज़माने का मतलब है इंदिरा गांधी के 28th अमेंडमेंट से ठीक पहले वो आईसीएस थे। आईसीएस लॉर्ड साहब, जैसे आज कहते हैं ना तू बड़ा ना वहाँ का लॉर्ड साहब लग रहा है, वो ही लॉर्ड साहब। वो सच में वो वर्ड है, एक बाबू वाली नौकरी, बाबू साहेब, ये थी वो। आजकल के अगर आईएएस सिंपल काम क्या होता है उनका, रेगुलेट करना एक एरिया को। पुराने समय ऐसा नहीं होता था। पुराने समय में आईसीएस के पास एक पावर होती थी जिसे कहते थे जज की पावर। अगर वो चल रहा है तो वो क्रिमिनल केस भी खुद हैंडल कर लेगा। और खुद सोचो, एक आईएएस ऑफिसर है, अगर मैं उस आईएएस ऑफिसर में जज की पावर और डाल दूं, क्या बन जाएगा वो, बिल्कुल सही, कुछ इसी तरह का था वो। यानी इतनी सुप्रीम पोजीशन और इतनी सुप्रीम। अब इंदिरा गांधी को इस बात का डर था, जैसे ही मैं कुछ करने के लिए निकलूंगी, रेगुलेट करने के लिए, ये देखें जितने भी अमेंडमेंट हैं सब किस लिए है, एक ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। और इसीलिए इंदिरा गांधी को पहले ही पता था, अगर इस तरह से मैं कभी भी कुछ निकलूंगी तो मुझे दिक्कत देंगे कौन, आईसीएस के बंदे। और जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन लिखा भी जा रहा था उस समय सब लगे हुए थे, भाई क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे। इतने में आईसीएस वाले भी आए और आईसीएस वालों ने कहा, अरे हमारे लिए क्या लिख रहे हो, कुछ लिखो हमारे लिए भी हटके, मतलब कुछ जिससे कि हम भी दिखे भाई हटके हैं हम। तो हमारे उसमें भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिए भी कुछ हटके लिखो। और वो लिखा गया हटके 314 में आईसीएस की पावर डाली गई। पर हमारा मतलब, हमारे अभी जो हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ किसे रहे हैं, इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी ने क्या किया हमें ये देखना है। 314 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आईसीएस को पावर देती है, बहुत ही सुप्रीम पावर। ऐसा नहीं था कि पहले से ये चला आ रहा था। नेहरू ने भी आज़ादी से पहले एक ही बात कही थी 1944 और 45 के टाइम पे, कि मुझे सिविल सर्वेंट की पावर को छीनना पड़ेगा, इतना नहीं रखना पड़ेगा। क्योंकि आईसीएस अगर इनकी पावर, क्योंकि नेहरू का स्टार्टिंग से एक माइंड मैप था, वो था सोशल माइंड मैप। नेहरू की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। एक तो लोकल उससे आना ग्राउंड से, उसके बाद गांधी के लिए वेट करना 8-9 साल, और गांधी से 1930 में मिलना, और उसके बाद मिलने के बाद अपने धीरे धीरे एक पोजीशन बनाना, और फिर एक पीएम का चेहरा बनना। भाई एक लोकल से पीएम का चेहरा बनना हर एक के बस की बात नहीं है। आजकल अगर इसी को अगर देखा जाए तो बहुत ही एक सेंसिटिव और बहुत ही दिमाग घुमाने वाला मामला था, जो कि नेहरू ने ऐसे ऐसे केस में ऐसे ऐसे सजेशन दिए हैं, वो सजेशन कोई नॉर्मल आदमी नहीं दे सकता था। इसी तो नेहरू जैसी सोच और नेहरू जैसा एक माइंड मैप रखना हर एक के बस की नहीं था। 1944 में नेहरू ने ये बात डिसाइड कर ली थी कि मुझे आईसीएस की पावर छीननी है, इंडियन सिविल सर्विसेज की, जो आईएएस है आज के। अगर क्योंकि सोशल फ्रेम अगर मैं इस्टेब्लिश करने जाऊंगा तो ये पक्का बीच में आएंगे। और पहले के आईसीएस ऐसे हुआ करते थे, गरीबों से हम नहीं मिलने जाएंगे, ना हम गरीबों के पास जाएंगे, क्योंकि खराब हो जाएगा शरीर, ठीक है। और आज के देखा आईएएस अगर गरीब की सेवा नहीं करेंगे तो खत्म है आईएएस की पावर। तो इस तरह के आईसीएस होते हैं, रॉयल ब्लड, खानदानी, एक ऐसा खानदानी जो कि मतलब जो सब कुछ बदल दे, सीएम वाली औकात रखने वाला इतना आईसीएस। और प्लस कोई भी हो घर से, गरीब घर से हो ही नहीं सकता, क्योंकि लंदन में पेपर चल रहा है, यहाँ नहीं चल रहा पेपर। और आईसीएस जब आएगा तो क्रिमिनल केसेस भी वो सुलझा रहा है, क्रिमिनल केसेस भी वो हैंडल कर रहा है। इंदिरा गांधी को बात समझ आ गई थी कि जो मेरे पापा यानी नेहरू नहीं कर पाए वो करना है। नेहरू ने ठीक मरने से पहले 1.5-2 साल पहले ये कहा था, सब कुछ तो मैं कर गया पर मैं सिविल सर्विसेज का कुछ नहीं कर पाया, ये आगे जाके तकलीफ देगी, और दे रही थी वो।
314 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि आईसीएस को पावर देता है। अब इंदिरा गांधी को गेम समझ आ गया। इंदिरा गांधी ने समझा इनके पास ज्यूरिडिक्शन की पावर है, इस पावर को छीनने के लिए मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। तो इंदिरा गांधी ने 1973 में उस टाइम ही सीआरपीसी का गठन कर दिया, जिसे कहते हैं क्रिमिनल प्रोसीजरल कोर्ट। क्रिमिनल प्रोसीजरल कोर्ट, तो सीआरपीसी लिख लो। सीआरपीसी को लेके आए थे 1973 में। क्यों लेके आए? अगर मैं सीआरपीसी बना दिया मैंने, क्रिमिनल प्रोसीजरल कोर्ट या कोड दोनों की बात है, अगर क्रिमिनल प्रोसीजरल कोर्ट बन गया तो एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। मैं ये कह दूंगी आईसीएस ऑफिसर को कि ठीक है, क्रिमिनल केसेस के लिए एक कोर्ट है जो उस पर काम करता है। और तुम्हें पता है क्रिमिनल प्रोसीजरल कोर्ट में जो धाराएं चलती है उसे एक नाम दिया जाता है, क्या कहते हैं उसे? आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड ये वही है जो कि तुम सुनते हो, धारा 212, धारा 340, वो इंडियन पीनल कोड है। और नेहरू ये काम क्यों नहीं कर पाए उस समय पे? क्योंकि भारत में तुम्हें पता है 1935 का जो ब्लूप्रिंट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो ही चल रहा था। और ये आज भी 5000 कानून भारत में लीगल सिस्टम का आईपीसी से है, जो कि अंग्रेजों ने डिज़ाइन दिया था। और नेहरू के पास इतना टाइम नहीं था कि उन सब चीज़ को बदल दे, एकदम से बदल दे। इसीलिए आईसीएस अपनी पावर, इसीलिए आईसीएस वाले अपनी इतनी पावर को एंजॉय कर रहे थे। इसीलिए सीआरपीसी को बना दिया और आईपीसी सीआरपीसी को रेगुलेट करेगी। ये बात समझ आ गई? वो छोड़ो, वीडियो यहाँ देख लो, ये आगे बात समझ। इंदिरा गांधी ने पहले सीआरपीसी बना दी और आईसीएस से वो पावर छीनने के लिए 312 में अमेंडमेंट 1 डाल के और सीधी पावर छीन ली आईसीएस से। और इंडियन सिविल सर्विसेज की जब पावर छीन गई तो एकदम से मतलब सारा गेम खत्म। उसमें ये लिखवा दिया इंदिरा गांधी ने अमेंड करके कि 312(1) ये कह सकती है पार्लियामेंट अब सिविल सर्वेंट को रेगुलेट करेगी। और पार्लियामेंट का मतलब तो तुम्हें पता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट और लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट सिविल सर्वेंट को कभी चाहे उनकी पावर बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। अब वो जो लाड साहबपन था उनके अंदर, जो खानदानी खून उनके अंदर चलता था कि हम गरीबों का नहीं जाएंगे, ये फैसला नहीं करेंगे, ऐसे नहीं बैठेंगे। पहले अगर आईएएस और आईसीएस आग जाता था ना, पूरे एरिया को खाली करवाया जाता था, अरे आईसीएस आ रहा है, आईसीएस यानी कितनी ऊपर की चीज़ आ रहा है। और इंदिरा गांधी ने ऐसे इनके पंखे झाड़े 312 और 1 में डाल के सीआरपीसी कह दिया कि कोर्ट जो है क्रिमिनल कोर्ट केस हैंडल करेगी और आईपीसी के थ्रू करेगी। तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ आईएएस है, तुम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हैंडल करो, बाकी कोई तोपो वोपो कुछ सलामी तुम्हें भी नहीं मिलने वाली। ना तुम्हारा इतना जतरा होगा कि तुम जहां निकलो पागलों की तरह लोग हो जाए, नहीं। और ना तुम्हारे लिए सारी स्पेशल फैसिलिटीज सब खत्म करवा दी। इसी बात के लिए इंदिरा गांधी को सल्यूट है। नहीं तो अगर आज आईसीएस इधर से एरिया से जा रहा होता ना, पूरा एरिया खाली करवा देते। और उसको देखने के लिए भी मतलब कि तुम्हें बहुत, और उस पर खानदानी लोग, ये नहीं कि लोअर क्लास के लोग आईसीएस बन रहे, बिल्कुल नहीं ना, लोअर क्लास के आईसीएस बनेगा ही नहीं कोई। और ज़्यादातर पेपर बाहर मतलब लंदन में होगा, और लंदन से पेपर होकर निकल के आएगा, फिर रॉयल ब्लड वाला बनेगा वो। और वो जो बन गया उसकी ग्रिप इतनी कि पार्लियामेंट भी उसका कुछ नहीं कर सकती, ना पीएम कर सकता है ना सीएम कर सकता है। और इंदिरा गांधी को पक्का पता था जैसे मैं अमेंडमेंट करने के लिए निकलूंगी या मैं रियल ग्राउंड पे काम करना शुरू करूंगी, ये पक्का बीच में आएंगे। और ये जैसे बीच में आएंगे मेरी पावर वहाँ कमज़ोर हो जाएगी। तो क्यों ना पार्लियामेंट से पास करवाऊँ और 312(1) को ऐड करवा के सीआरपीसी 1973 और आईपीसी रेगुलेट करने के हिसाब से बिल्कुल ख़त्म कर दिया। ठीक है, नमस्ते। तो यही है 28th ऑफ अमेंडमेंट, बहुत ही शानदार 28th अमेंडमेंट में जिस तरह से किया। इससे नेक्स्ट आएगा तुम्हारे पास 29th अमेंडमेंट। सुन लो, 29th अमेंडमेंट और ठीक 24th अमेंडमेंट और 25th अमेंडमेंट, ये तीनों केशव नंदा पे चलता है। 29th अमेंडमेंट हम बाद में देखेंगे, वो मेन केशव नंदा का पार्ट है।